नमस्कार। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक आपके लिए, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म होता है क्या, इसके बारे में पहले जाने हम लोग इसके पहले जान चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जाने थे। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है साइटोप्लाज्म होता है क्या। साइटोप्लाज्म सबसे पहले हम लोग जाने कि ये जो है नाम कैसे आया, शब्द ये जो है वो कैसे यहाँ पर डिराइव हुआ। तो ये ग्रीक वर्ड है काइटोज और प्लाज्मा, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। काइटोज मीन्स यहाँ हो गया सेल और इसी को साइटोज मतलब ये जो है यहाँ हो गया काइटोज और प्लाज्मा मीन्स फॉर्म। तो ये जो है सेल का फॉर्मेशन करने वाला सबस्टांस जो है वो कहलाएगा यहाँ साइटोप्लाज्म। मतलब कि इसमें जितना भी है सेलुलर मटेरियल्स से ये संबंधित है। और इसमें जो है वो कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये जो है सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर ये है। और ये कैसा होगा, क्लियर होगा या ट्रांसलूसेंट। तो ये जो है ट्रांसलूसेंट पार्ट होगा प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का मतलब कि जितना भी लिविंग पार्ट है, लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल इज टर्म एज प्रोटोप्लाज्म, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जो है फाउंड कहाँ ये मिलेगा, इसका जो है ऑकरेंस कहाँ पर होगा, तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये दोनों के बीच में पाया जाएगा। यहाँ पर जो भरा हुआ है ये जेली लाइक सबस्टांस, इसको कहेंगे यहाँ ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है और ये है सेल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों के बीच में आपको मिलेगा ये जो है वो है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म को हम लोग कह सकते हैं जो यहाँ पर न्यूक्लियस के नजदीक होगा, थोड़ा ठीक होगा और ये कहलाएगा, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये जो है इसको कहेंगे इंडोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म। और यहाँ पर ये है इसको इक्टोप्लाज्म कहेंगे। और ये दोनों मिला के क्या है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर से हम इसको यहाँ ले आए तो ये दोनों को मिलाकर इंडोप्लाज्म और इक्टोप्लाज्म, ये दोनों को मिला के यहाँ पर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। मतलब ये साइटोप्लाज्म को हम लोग दो पार्ट में कर दिए। जो न्यूक्लियस के नजदीक वाला होगा उसको कहेंगे इंडोप्लाज्म, और इधर वाला जो है मतलब सेल मेम्ब्रेन के जो नजदीक होगा उसको कहेंगे हम लोग इक्टोप्लाज्म कहेंगे। अब यहाँ देखिए कि ये जो है किस चीज का बना हुआ होता है, मतलब इसका कंपोजिशन क्या क्या है। तो इसके आधार पर हम लोग इसे तीन भागों में बांटेंगे। सबसे फर्स्ट में है साइटोसोल, और यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स और सेल इंक्लूजन, ये तीन चीज से मिलकर ये बना हुआ है। हम लोग यहाँ देखें साइटोसोल, सेल इंक्लूजन और सेल ऑर्गेनेल्स। हम लोग सबसे पहले जानेंगे साइटोसोल के बारे में कि ये साइटोसोल है क्या, फिर सेल इंक्लूजन, तब लास्ट में हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में इसमें जानेंगे। अब यहां पर है कि सेल जो है उसमें ये क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिला। अब साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड मटेरियल्स है मतलब ये साइटोसोल कहलाएगा। और ये कैसा मटेरियल है, ये जो है एक सॉल्युबल पार्ट होगा। यहाँ सॉल्यूशन वाला जो है इसमें मटेरियल है, इट इज ए क्लियर कोलाइडल कॉम्प्लेक्स। कोलाइडल मतलब किसी चीज में जो मतलब वो लिक्विड में सस्पेंडेड भी बहुत सा पार्टिकल्स होगा, वो कोलाइडल कहलाता है। दैट फॉर्म्स द ग्राउंड सबस्टांस। यहाँ पर इसमें ग्राउंड सबस्टांस बनाने का काम करेगा साइटोप्लाज्म का, मतलब कि ये बेस बनाने का काम करेगा यहाँ पर। और इसी में सब कुछ समाहित होगा, मतलब कि ये सबसे अधिक मिलने वाला है और इसी में जो है वो मटेरियल्स में सारा कुछ सस्पेंडेड होगा। और ये जो है इट मे बी सोल और ए जेल,
ये होगा सोल टाइप का या जेल। हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि सोल और जेल क्या है। तो सोल का मतलब होता है लिक्विड कोलाइडल पार्ट जो है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन वैसा हो जो लिक्विड टाइप का हो, उसे कहते हैं सोल। और जो सेमी सॉलिड इलास्टिक पार्ट होता है या कोलाइडल सॉल्यूशन होगा जो थोड़ा सा ज्यादा, जैसे हम लोग देखे होंगे जेल टूथपेस्ट में भी आता है अलग अलग नाम से, वो उसमें जेल टाइप का रहेगा और वो जो है थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक होगा, गाढ़ा ज्यादा होगा, मतलब सेमी सॉलिड वो मटेरियल्स होगा जिसको रख सकते हैं हम अपने टूथब्रश पर। तो वैसा टाइप का रहेगा तो वो जो है वो जेल कहलाएगा। और बहुत सा चॉकलेट में भी आता है वैसा जेली टाइप का, जो उसको थोड़ा सा दबाने पर वो इलास्टिसिटी दिखाई देता है, मतलब उसमें समझ में आएगा कि वो थोड़ा लचीला है, तो वो जो है जेल कहलाएगा। और ये जो है यहाँ पर लिक्विड स्टेट वाला रहेगा उसको सोल कहेंगे। अब ये जो है सॉल्युबल पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का, ये जो है सॉल्युबल पार्ट होगा। और इसमें क्या क्या होगा, सबसे अधिक इसमें जो है वो वाटर होगा, 90% इसमें वाटर है। और बाकी में इसमें मिनरल्स है, आयन है, बहुत सा आयंस, सोडियम पोटेशियम ये सब का इसमें आयंस होगा। और शुगर रहेगा, एमिनो एसिड मिलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब बात हम लोग करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, एमिनो एसिड की। तो एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का जब पाचन होता है, मतलब डाइजेशन प्रोटीन का होगा, तो एमिनो एसिड में बदल जाएगा। तो ये एमिनो एसिड यहां पर होगा वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। ये जो है प्रोटीन का वाटर सॉल्युबल, ये हो गया सिंपल सबस्टांस हो गया। फिर न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये जो है रॉ मटेरियल्स मान के चलें या मोनोमर मान के चलेंगे कि ये जो है इसी से बना हुआ है डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है यहां रॉ मटेरियल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। और इसमें होगा ग्लूकोज या जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो होगा, और प्लस नाइट्रोजन होगा, और ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में यदि जुड़ गया फॉस्फेट तब उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो ये मटेरियल्स होगा जिससे डीएनए आरएनए का निर्माण होगा। और ये है ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म जानते हैं, डीएनए का जानते हैं। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा इसमें, मतलब कि ये जो है अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा और ज्यादा बनाने का काम ये सब करेगा। और कुछ इसमें विटामिन्स होते हैं, मतलब कि जो भी विटामिन इसमें जरूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो सब होगा। फैट होगा, प्रोटीन होगा, और कुछ सॉल्युबल एंजाइम्स भी होंगे। और इसके साथ साथ इसमें डिसॉल्व्ड गैसेस होंगे। इसमें रहेगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन होगा इसमें, और कभी कभी जो है वो नाइट्रोजन भी इसमें डिसॉल्व मिलता है जब ज्यादा प्रेशर में रहते हैं और वो रिलीज होता है। जैसे बहुत से लोग मतलब सी डाइवर्स में ऐसा होता है, उनको देखने को मिलता है कि उसमें जो है नाइट्रोजन का जो है सॉल्युबल मिलेगा गैस। तो ये जो है इसमें होगा ये सारा कुछ साइटोसोल कहलाएगा। अब हम लोग देख लें सेल इंक्लूजन की बात कर लें इसमें पहले, तब आसान हो जाएगा। सेल इंक्लूजन क्या है, इसमें इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म का जो है इनसॉल्युबल पार्ट होगा। इसमें फॉरेन पार्टिकल्स भी होंगे, वेस्ट मटेरियल होगा, और जो इसमें कुछ वैसा वेस्ट जो डिसॉल्व नहीं हो पाता है, दीज आर इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट। इसमें जो बहुत सा वेस्ट मटेरियल होगा जो इनसॉल्युबल टाइप का होगा वो रहेगा। और स्टोरेज प्रोडक्ट्स, बहुत सा स्टोरेज के लिए इसमें जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन, ये होगा इसमें, मतलब कि लीवर सेल ये सब में यहां पर ज्यादा पाया जाएगा। तो ये ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोजन। और हम लोग जानते हैं कि वो हार्मोन कौन काम करेगा इसमें, जो है वो इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा।
तो ये रहेगा ग्लाइकोजन में। और फिर लिपिड मतलब फैट, ये जो इंसॉल्युबल होगा वो सारा कुछ इसमें होगा। इसके अलावा फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो बैक्टीरिया वायरस भी, फॉरेन पार्टिकल्स इसमें बैक्टीरिया वायरस ईटीसी ये भी आएगा इसमें। ये जो है सेल इंक्लूजन में ये सारा कुछ आएगा। इसमें बहुत सा एंटीजन ये सब भी मौजूद हो सकता है। इसके बाद अब हम लोग देखें इसका मेन फंक्शन क्या है। ये जो है साइटोप्लाज्म जो है इसका फंक्शन हम लोग पहले जान लें और फिर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग बारी बारी से एक एक करके इसमें हम लोग जान लेंगे। तो साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो सस्पेंडेड होगा साइटोसोल में, जो कुछ वैसा अपना स्पेसिफिक फंक्शन करे, सेल के लिए जो जरूरी हो उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब कि द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म व्हिच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस फॉर द सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। और ये सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे फर्स्ट में आपको पढ़ाएंगे हम। यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जो न्यूक्लियस से जुड़कर, और ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये जो है यहाँ सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। फिर इसमें राइबोसोम है, गल्जी बॉडी है, और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब इसमें हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। पेरोक्सीजोम है, फिर सेंट्रोजोम, सबका फंक्शन हम लोग बारी बारी से और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तब तक हम लोग देख लें इसमें साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। ये जो है वो बायोसिंथेसिस करने का काम करता है, फैट का बायोसिंथेसाइजेशन ये करने का काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का करेगा, एमिनो एसिड का करेगा, ये सब कुछ इसमें होता है। मतलब ये जो है बायोकेमिकल्स इसमें होंगे, तो यहाँ पर सिंथेसाइजेशन का काम इसमें होगा। और इसके बाद इसमें होगा ये कुछ स्टोरेज का भी काम करता है। रॉ मटेरियल्स फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए जो होगा उसको ये स्टोर करने का काम करता है। और इसमें जो है केटाबोलिज्म भी इसमें होगा। केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिज्म बनता है। हम एक बार और बताए हैं कि इसमें मेटाबॉलिज्म का मतलब कि जितना भी केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑल केमिकल रिएक्शंस जो है उन सबों को एक साथ हम लोग कलेक्टिवली कहते, जो सेल में परफॉर्म होता है रिएक्शन, उन सबों को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसमें दो तरह का होगा, एक होगा केटाबोलिज्म और एक एनाबोलिज्म। जैसा कि नाम से ही केटा का मतलब हम लोग समझ लें, यदि काटा मतलब कि उसमें कम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में बदलना, कम्प्लेक्स से सिंपल में बदलना केटाबोलिज्म होगा। वैसा केमिकल रिएक्शन या वैसा प्रोसेस जिसमें कम्प्लेक्स से सिंपल में बदल रहा है तब उसको कहेंगे केटाबोलिज्म। और एना मतलब उधर से कहीं से लाना, जोड़ना। तो जब जोड़ने का काम होगा मतलब कि सिंपलेस्ट से कम्प्लेक्स में यदि बदलते हैं तो ये कहलाएगा एनाबोलिज्म। और ये दोनों को मिलाकर कहलाता है जो है मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर केटाबोलिज्म जैसे रिस्पायरेशन है, फिर ग्लाइकोलाइसिस है। इस प्रोसेस में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ होगा, ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज में कन्वर्सन होगा। और जो है इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन ये भी होगा, केटाबोलिज्म में आएगा। अब इस तरह से करके हम लोग वेस्ट, अब आगे देखें इसका फंक्शन। जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी ये जो बनेगा वेस्ट मटेरियल उसे ये स्टोर करके रखता है वहां पर टेम्पोररली, और जब जरूरत होगा उसको बाहर निकालने का काम करेगा। और इसमें जो है इसका एक ऐसा मैकेनिज्म है कि बहुत तेजी से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा न्यूट्रिएंट्स को, एंजाइम्स को,
और ये जो है चूंकि साइटोप्लाज्म जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर है और इसमें हमेशा जैसे समुद्र में सी में जैसे टाइड आते रहता है वैसे ही इसमें हमेशा हलचल होते रहेगा। मतलब कि इसमें जो है ये कभी स्थिर नहीं रहता है। साइटोप्लाज्म जो है वो हमेशा गतिमान रहता है और तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाता है। फिर उसके बाद है ये जो है इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर एक्सचेंज करने का भी काम करता है। इंटरसेलुलर मीन्स एक सेल से दूसरा सेल में, और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन द सेल। सेल के अंदर यदि होगा कोई काम तो हम लोग उसको इंट्रासेलुलर कहेंगे, और यदि एक सेल से दूसरा सेल में जाना है तब उसका नाम जो है इंटरसेलुलर कहेंगे। तो ये एक्सचेंज होगा, मतलब आदान प्रदान होगा। उस सेल में से इधर कुछ आएगा मटेरियल्स और इधर से कुछ उधर आएगा मटेरियल। तो ये इस तरह से इसमें बनेगा। जो भी मटेरियल्स उसका आदान प्रदान होना भी साइटोप्लाज्म का काम है। अब हम लोग देखें सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे फर्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही आसान है बनाना। ये बना दिए हम लोग। यहां न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हम लोग देखे थे कि इसका जो है आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का उसी से ये जुड़ा हुआ रहेगा। ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह से ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा जो दोनों तरफ फैला हुआ होगा, इधर सेल मेम्ब्रेन को और इधर सेल मेम्ब्रेन को टच करते हुए ये होगा। मतलब कि यहाँ न्यूक्लियस से ये सेल मेम्ब्रेन तक एक जो है नेटवर्क होगा, ब्रांच्ड नेटवर्क होगा। इसमें ये जो है वो 3 तरह का स्ट्रक्चर से ये बना हुआ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 3 टाइप के स्ट्रक्चर से ये बना हुआ है। इसका जो है अगर 3D डायग्राम देखेंगे तब उसमें साफ साफ पता चलेगा कि इस तरह से एक दूसरा से ऐसे जुड़ा हुआ इसमें मिलेगा। ये जो है इसमें मटेरियल तो इसका जो है 3 तरह का स्ट्रक्चर से ये बना हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर भी देखें, ध्यान दें कि जिस पर ये अटैच्ड होगा ऐसे राइबोसोम इस पर अटैच्ड होगा। अब यहां पर जो है ये 3 तरह का स्ट्रक्चर इस तरह का यदि क्लोज्ड बनेगा तो ये इसको कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, वेजाइकिल्स और ट्यूबुल्स। तो ये सिस्टर्नी और वेजाइकिल्स ड्रॉप जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको कहेंगे वेजाइकिल्स। सिस्टर्नी, वेजाइकिल्स और ट्यूबुल्स, ये जो है इसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको कहेंगे ट्यूबुल्स। सिस्टर्नी, वेजाइकिल्स और ये है ट्यूबुल्स। तो ये 3 तरह से
तीन तरह का स्ट्रक्चर से ये बना हुआ है। और यहां पर हम लोग देखें कि जिसमें ये राइबोसोम ये अटैच्ड यहां पर जो दिख रहा है डॉट डॉट, ये जो है ऐसा रहेगा डॉट डॉट, तो इसको कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या इसको RER कहेंगे। और जिस पर अटैच नहीं होगा इसको स्मूथ ER कहेंगे। और ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये स्ट्रक्चर ये बना हुआ है। ये तीन तरह का जो है वो स्ट्रक्चर से बना हुआ रहेगा, सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और ट्यूबुल्स। तो इस तरह से इसमें होगा सिस्टर्नी, वेजाइकल्स और ट्यूबुल्स। अब हम लोग देखें यहां पर कि ये RER और SER, तो ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहां पर फंक्शन क्या होगा। तो स्मूथ है, इसका मतलब है कि यहां पर राइबोसोम नहीं है। तो जहां पर राइबोसोम नहीं है तो वहां पर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन नहीं होगा। तो मतलब कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जहां पर है पोर्शन, वहां पर बिना प्रोटीन वाला मटेरियल्स बनेगा। सबसे पहली बात यह हो गई। और जहां रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर रफ का मतलब यहां पर जिसमें राइबोसोम है, तो यहां जिसमें राइबोसोम होगा वहां पर प्रोटीन वाला सबस्टांस बनेगा, वहां पर वैसा मटेरियल्स का सिंथेसाइजेशन होगा जहां पर प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन पाया जाएगा। ये बात सीधी समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहां पर प्रोटीनियस सबस्टांस बनेगा, और जहां पर ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर विदाउट प्रोटीन वाला सबस्टांस का सिंथेसाइजेशन होगा। ये सबसे पहला। तो इसमें जो है ये हम लोग इसका देखें फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस जो है इसका सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ये सेल का जो है वो सपोर्टिंग, मतलब यहां से न्यूक्लियस से ये सपोर्ट करने का काम करेगा, जिससे एक स्ट्रक्चर जो है वो देने का काम करेगा सेल का। ठीक से जैसे कि साइकिल का जो रिम होता है उसमें बीच से लगा हुआ है स्पोक, और वो सबको एक फ्रेमवर्क जैसा बना हुआ है तो उसको वो सपोर्ट करने का काम करता है। वैसे ही यहाँ पर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दोनों तरफ से या इसको एक फ्रेमवर्क देने का काम करेगा, जो सपोर्ट करेगा उसका सेलुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करेगा। दूसरा है इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो यहाँ पर ये रास्ता देगा, पाथवे देगा, इसको एक सेल से दूसरा सेल तक पहुंचाना है कुछ मटेरियल्स जो न्यूक्लियस से होके, और एक इसका जो है यहाँ पर बगल वाला एडजेसेंट सेल को मिलेगा। तो इस तरह से करके ये एक रास्ता देने का काम करेगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको ले जाने का काम इससे करेगा, और यहाँ लाके इसको छोड़ देगा, सेक्रेट करेगा, और वो फिर नेक्स्ट सेल को मिल जाएगा। इस तरह से ये दूसरा इसका फंक्शन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड, और लिपिड मतलब कि फैट, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉयड का सिंथेसाइजेशन ये करने का काम करता है। और यहाँ पर हम लोग देखें ये लिपिड, कोलेस्टेरॉल और ये जो है स्टेरॉयड, ये सब फैट का ही डिराइव सबस्टांस है, और ये जो है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसका एक और काम है कि ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन, मतलब कि ये कैसा हार्मोन होगा, स्टेरॉयड हार्मोन। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखें कि
ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टेरॉयड का जो है वो सिंथेसाइजेशन होता है, तो इससे जो प्रोड्यूस होगा हार्मोन वो होगा स्टेरॉयड हार्मोन। दो तरह का हार्मोन होता है, एक होगा प्रोटीन हार्मोन और दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन। हार्मोन क्या है ये आप लोग 8 क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है केमिकल सब्सटेंस होगा जो किसी खास ऑर्गन को या किसी खास स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो है वो कैटालिस्ट का काम करेगा। मतलब कि वो अपने खुद नहीं करेगा, वो उसके रिएक्शन को वो स्पीड अप कर देगा। बहुत सा हार्मोन्स के बारे में हम लोग जानते हैं और उसमें ये जो है स्टेरॉयड हार्मोन होगा, जैसे ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल। तो यहाँ ईस्ट्रोजन जो है वो सेक्रेट होता है कहाँ से, हम लोग जानते हैं ये ओविडक्ट से सेक्रेट होगा। इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन है जो टेस्टिस से सेक्रेट होगा, और कोर्टिसोल जो है वो एड्रिनल मतलब ग्लैंड से सेक्रेट होगा। अब यहाँ पर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो है प्रोड्यूसेस लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोम के बारे में हम लोग इसमें फिर पढ़ेंगे। ये जो है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सेक्रेट करता है, और ये एंजाइम्स जो है वो किसी भी तरह का सेलुलर मटेरियल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने का जो है एबिलिटी इसमें रखता है। अब यहाँ पर ये जो है एंजाइम्स होगा ऐसा, लाइसोसोम में जो भी एंजाइम्स है वो सब इसी के द्वारा सेक्रेट किया जाएगा और वो लाइसोसोमल एंजाइम कहलाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक की बात आती है, तो हाइड्रोलाइटिक क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर यहाँ पर आएगा। तो वैसा एंजाइम्स जो वाटर के प्रेजेंस में काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है कि उसमें मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन हो या किसी ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन हो, वो सब इसमें जो है उसका निर्माण करना ही कहलाएगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर और ये जो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम करता है। चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसे प्रोड्यूस करवाना है फैट मतलब कि लिपिड, और यहाँ प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोड्यूस होता है। और दोनों का जो है सेक्रेशन ये जाएगा सबसे पहले गल्जी बॉडी में, और वहाँ से गल्जी बॉडी जो है वो दोनों को मिलाकर और जितना जरूरी होगा, जहाँ जरूरी होगा उसको ये सेक्रेट करेगा और वो मेम्ब्रेन बनाने का काम करेगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के थ्रू। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स। बहुत सा केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में बनता भी है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा उसमें, और नहीं तो फिर कुछ बाहर से एक्यूमुलेट भी हो जाता है जाके। बहुत सा पॉल्यूटेंट्स हैं जिसे हम लोग बाहर से ले लेते हैं, जैसे बहुत सा DDT इसमें मुख्य भूमिका निभाता है, और वो इंसेक्टिसाइड्स है। उसका छिड़काव यदि कहीं पर करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, तो वो जो है हमारे फूड चेन से होते हुए हमारे शरीर तक पहुंच जाएगा। जैसा कि यदि हम कहीं खेत में उसका छिड़काव किए हैं तो उससे होने वाला जो अगर फसल है तो उसके थ्रू भी ये आ जाएगा हमारे शरीर में, नहीं तो फिर वो जो है पानी में जाएगा और पानी से वाटर बॉडीज में जाके और वहां पर फिर पहुंच जाएगा बहुत से वाटर में रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके शरीर में चला जाएगा, जैसे मछलियों में चला जाएगा, और हमारे शरीर में फिर मछली जब खाएंगे तो वो हमारे शरीर में आके जमा हो जाएगा। या यदि घास पर छिड़काव कर दिया गया है तो वो उन घासों को गाय खाएगी, और गाय खाने के बाद जो उससे दूध जो होगा, और वो दूध यदि हम लोग जो यूज करेंगे तो हमारे शरीर में DDT इस तरह से भी पहुंच सकता है। तो इस तरह से करके हम लोग देखें कि ये फूड चेन से भी एक्यूमुलेट होगा हमारे लीवर में, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। और कुछ ड्रग्स लेते हैं, दवा लेते हैं हम लोग,
दर्द की दवा या और भी बहुत सी दवा है जो जाके और वो पूरा पूरा डिकम्पोज नहीं होता है, वो जमा हो जाता है, जैसे एस्पिरिन। ये जो है ड्रग्स हमारे शरीर में जमा हो जाएगा और वो जो है वो लीवर में एक जगह रहेगा और उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी इसी का है। और बहुत सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे बाल में तेल लगाते हैं, वो भी ज्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही होता है। उसमें लिखा हुआ रहेगा मिनरल ऑयल, आप देखिएगा तो ज्यादातर में लिखा हुआ रहेगा मिनरल ऑयल, लिखा हुआ है सरसों आंवला तेल, लेकिन आप उसमें देखेंगे तो सरसों और आंवले का तेल नहीं रहेगा, उसमें जो है थोड़ा सा उसका एसेंस डाला हुआ रहेगा, उसका गंध, और उसमें 80 से 90% तक उसमें जो है आपको मिलेगा मिनरल ऑयल। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज हम लोग करते हैं, या पेट्रोल डीजल जो भी है उससे निकलने वाला हाइड्रोकार्बन्स जो है वो सब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और ये जो है डिटॉक्सिक, यहाँ पर जो है टॉक्सिक सबस्टांस को डिटॉक्सिफाई करने का काम ये कौन करता है, यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा। और इसमें कुछ सेक्रेटरी प्रोटीन, इट प्रोड्यूसेस सेक्रेटरी प्रोटीन्स सच एज म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। और ये जो है हम लोग देखेंगे कि ये सेक्रेटरी प्रोटीन है क्या, कुछ ऐसा प्रोटीन जो हमारे सेल से बाहर निकलता हो उसे कहेंगे सेक्रेटरी प्रोटीन। मतलब कि एक्सोसाइटोसिस, हम लोग जो पिछला लेक्चर में पढ़े थे एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस, तो यहाँ पर एक्सोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि सेल से कुछ मटेरियल्स को बाहर रिलीज करना। तो यहाँ पर रिलीज क्या करेगा, ये यहाँ पर म्यूकस को रिलीज करेगा। जैसे मुंह से भी हम लोग सलाइवा जो निकल रहा है उसमें म्यूकस होता है, फिर स्टोमक में म्यूकस होता है, तो ये सब में जो है वो म्यूकस का सेक्रेशन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो जो है प्रोड्यूस करता है। फिर कुछ डाइजेस्टिव इंजाइम्स, जितने भी डाइजेस्टिव इंजाइम्स हैं वो शरीर से यदि बाहर निकल रहा है, जैसे कि हम लोग सेलेवरी एमाइलेज की बात करें अगर माउथ में, तो यहाँ पर सेलाइवा में होता है मौजूद एक एंजाइम्स, उसको कहते हैं सेलेवरी एमाइलेज। इसी तरह से फिर पेप्सिन, पेप्सिनोजेन जिसको कहेंगे, तो ये पेप्सिन है। और फिर बहुत सा इसमें निकलेगा एंजाइम्स जो है वो पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन होता है वो भी, फिर इंटेस्टाइन से भी एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, तो वो जो है डाइजेशन में मदद करेगा। बहुत सा हार्मोन्स जो है जैसे स्टेरॉयड हार्मोन, और हम लोग देखें यहाँ कुछ इसी तरह से प्रोटीन हार्मोन भी है, और ये जो है जैसे इंसुलिन, ये सब का जो है यहाँ पर होगा सेक्रेशन। और इसका लास्ट जो स्टेप है जो अभी हम बताए कि मतलब जो एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा, मतलब सेल से कुछ बाहर सबस्टांस का रिलीज होना कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह से इसके अलावा भी और बहुत सा फंक्शन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है जो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आप लोगों के लिए। अलग सेल मेम्ब्रेन और भी है, राइबोसोम, गल्जी बॉडी, ये सब लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।